वन नेशन वन इलेक्शन की, तो देखिए बहुत सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, पर जब कांग्रेस की बात आती है, राहुल गांधी जी की बात आती है, तो क्यों उसका वो विरोध कर रहे हैं? क्या कारण है? वो भारत को समझे, भारत के लोगों को समझे, भारत के समाज को समझे, और जिस दिन ये उन्हें समझ में आ जाएगी उस दिन उन्हें पार्लियामेंट की भी समझ आ जाएगी कि पार्लियामेंट में जब कोई कानून बनता है तो उसमें संविधान की क्या भूमिका होती है और जो सरकार उसको बनाती है, जो मैंडेट होता है, उसका किस तरीके से रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर मान लेते हैं इलेक्शन इस तरीके से होता है तो कहीं ना कहीं इससे लोकल मुद्दों को दबा दिया जाएगा और कुछ चुनिंदा जो फेमस फेस हैं वही दिखाई देंगे और अपने राज्य की जनता के लिए उसको पॉजिटिव तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कहीं से भी ये टिकने वाला नहीं। बिल्कुल। अगर मनोज सर, जैसे संविधान की जब बात आती है कि संविधान में बिना चेंजेस किए क्या ये संभव हो पाएगा कि वन नेशन वन इलेक्शन? देश के हर राज्य की हिस्से की समस्या अलग है, भाषा अलग है, चुनाव एक साथ कैसे संभव है सर? सिविलाइजेशन का अगर आप स्टडीज कीजिए, विश्व के जितने भी सिविलाइजेशन है तो उसमें आपको दिखे कि भारत का जो सिविलाइजेशन है वो सबसे रिच सिविलाइजेशन है। मनोज सर, जब एक साथ चुनाव होगा तो हमेशा जब भी चुनाव होता है तो आचार संहिता लग जाती है। एक साथ चुनाव होने पे क्या आचार संहिता लगना बंद हो जाएगी या योजना सही से काम करेंगी? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत मजेदार होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं राजनीति पर। आज हम बात करेंगे लोकल नीतियों पर, कैसे हमारी राजनीति की जाती है। सबसे बड़ी बात, आजकल एक चर्चा का विषय बना हुआ है वन नेशन वन इलेक्शन। इसको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बहुत सारी पार्टीज इसका विरोध भी कर रही हैं, और मुझे लगता है जनता का सपोर्ट भी है कि वन नेशन वन इलेक्शन आना चाहिए। और इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि जब एक साथ चुनाव होता है तो क्या सच में खर्चे कम हो जाएंगे? क्या जो छोटे दल हैं वो कहीं छुप तो नहीं जाएंगे? कहीं जो बड़े दल हैं, बड़े नेता हैं, क्या उन्हीं का फेस दिखेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहे हैं। बहुत सारे, अगर आप YouTube पे जाते तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेके बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। तो वो सारी चर्चाएं आज के पॉडकास्ट में हम कवर करेंगे। तो आप पहले तो द अपीलिंग भारत चैनल है, उस पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अपने देश की। हमारा देश, जैसे मोदी जी ने कहा है कि 2047 में जैसे ही 100 वर्ष पूरे होंगे हमारा देश विकसित देश के रूप में विकसित भारत बनेगा। तो उस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में जो हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर मनोज कुमार, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। तो उनका हम स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपका। कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल सही हूँ सर। जब बात आ रही है वन नेशन वन इलेक्शन की, तो देखिए बहुत सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, पर जब कांग्रेस की बात आती है, राहुल गांधी जी की बात आती है, तो क्यों उसका वो विरोध कर रहे हैं? क्या कारण है? देखिए, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो लोकतंत्र होता है वो मैंडेट से चलता है जी। और पार्लियामेंट में जिसकी मैंडेट होती है वो कानून बनाने का उसको अधिकार है क्योंकि जनता ने उसे मैंडेट दिया है। और आज के डेट में जो एनडीए गवर्नमेंट है, जो बीजेपी लेड एनडीए जो गवर्नमेंट जो चल रही है, जिसका नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं जी। तो वन नेशन वन इलेक्शन का ये ऐसा नहीं है कि पहली बार इस चीज को लेके आया गया है। इसके पहले जो हमारे बहुत सारे रिपोर्ट्स में आ चुके हैं और उसमें इसका रिकमेंडेशन था। और अगर आप देख लीजिए 1951 से लेकर 67 तक तो इसी के आधार पर चुनाव हुए, लेकिन बाद में राजनीतिक कारणों से उसका मिसयूज किया गया, कांग्रेस के द्वारा ही किया गया। और आज राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है और उनकी भूमिका बड़ी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि भारत का लोकतंत्र में अपोजिशन का एक बहुत ही सार्वभौमिक उसका स्थान दिया गया है। अगर संविधान को अगर आप पढ़िए तो आपको लगेगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन की क्या भूमिका है। और मैं एज ए भारतीय नागरिक होने के नाते, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का एक शिक्षक हूँ, और जो मैंने देखा है तो उसमें भारत का लोकतंत्र को अगर मजबूत बनाना है तो एक विपक्ष मजबूत जरूर चाहिए जी। बिल्कुल। लेकिन राहुल गांधी जी जिस तरीके से उस मतलब मैंडेट का मजाक उड़ाते हैं, आपको मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा। ये जो बुक है ये हमेशा लेके राहुल गांधी जी घूमते रहते हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, और आज इसी कॉन्स्टिट्यूशन का वो मजाक बना रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि देश में अभी मोदी जी ने जितने भी कानून बनाए, हर कानून का क्रिटिसिज्म वो कर रहे हैं। अभी वक्फ बिल जो आया उसके विरोध में खड़े हो गए, जबकि पार्लियामेंट में उसको लंबे डिस्कशन के बाद सबसे ज्यादा अभी तक का लोगों का उस पर इनपुट लिया गया, तब उसको कानून बनाया गया। वन नेशन वन इलेक्शन उसी पार्लियामेंट में उस चीज को लाया गया। तो उन्हें ये समझना चाहिए कि जो संसद है ये भारत का लोकतंत्र का मंदिर है, और वहां के उसके अंदर जो सदस्य बैठे हुए हैं
वो सब एक एक क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं और वहां पे उस डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं, अपना मैंडेट करते हैं, वोटिंग करते हैं और उसके बाद जब लागू हो जाता है तो फिर ये लेके घूमते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये जो संविधान लेके घूम के जो विरोध करते हैं वो तो बाबा साहब का खुद मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें खुद कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करने नहीं आ रहा है। और उसी आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी या जो अभी केंद्र में जो सरकार है इसी संविधान के आधार पर तो कानून बना रही है, इसी में जो आर्टिकल्स दिए हैं उसी के आधार पर कानून बना रही है। और जहां उनको सम्मान करना चाहिए एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन वहां पे उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है वो और बढ़नी चाहिए। और मुझे लगता है कि भारत को समझने की जरूरत है, भारत के समाज को समझने की जरूरत है। हालांकि वो यात्रा तो कर रहे हैं लेकिन यात्रा करने के बाद से जो एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो जितना होनी चाहिए शायद उतना अभी दिख नहीं रहा है। तो मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से ये है कि वो भारत को समझे, भारत के लोगों को समझे, भारत के समाज को समझे और जिस दिन ये उन्हें समझ में आ जाएगी उस दिन उन्हें पार्लियामेंट की भी समझ आ जाएगी कि पार्लियामेंट में जब कोई कानून बनता है तो उसमें संविधान की क्या भूमिका होती है और जो सरकार उसको बनाती है, जो मैंडेट होता है उसका किस तरीके से रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल। तो सर बहुत सारे लोगों का भी यही कहना होता है जो मोदी जी कहते हैं उसके खिलाफ ही तो खड़ा होना है, उन्हें क्या पता है संविधान में क्या है और क्या आर्टिकल है। नहीं ठीक है, वो एक अपोजिशन के लिए सिर्फ अपोज करना मुझे लगता है कि ये राजनीतिक रूप से कहीं से ठीक नहीं है कि एक अगर आप हेल्दी डिबेट चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम अपने विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करें तो आप जो चीजें सही हैं उसका आप सम्मान कीजिए और जहां पे गलत, अगर सरकार कोई गलत कानून लेके आ रही है आप वहां विरोध कीजिए। और संसद में मोदी जी तो बार बार बोलते हैं, वो हमेशा एक रचनात्मक विपक्ष की बात करते हैं कि भाई अगर हम कोई कानून बनाते हैं या कोई पॉलिसीज बनाते हैं तो आप डिबेट में पार्टिसिपेट कीजिए, हमारी कमियों को निकालिए। और मुझे लगता है कि देश का कोई पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो हमेशा इस चीज को पार्लियामेंट के सदन में रखते हैं लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष वॉकआउट होकर चला जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं देश की जनता इस चीज को देख रही है कि जो टैक्स पेयर के पैसे हैं उसका किस तरीके से विपक्ष वहां मजाक उड़ा रहा है कि वो संसद में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र को कमजोर करने की कड़ियां हैं। तो हम सर अब चर्चा जो करने वाले हैं क्योंकि आज का जो हमने विषय रखा है वो रखा है वन नेशन वन इलेक्शन पे, तो हम उसकी चर्चा शुरू करते हैं जी। जब वन नेशन और वन इलेक्शन की आती है तो बात आती है खर्चे की। क्या एक साथ चुनाव कराने में खर्चा कम हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले अभी पूरे भारत देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेके एक तरीके से एक चर्चा का विषय बना हुआ है और ये चर्चा का विषय मुझे लगता है कि बहुत ही सार्थक है देश के अर्थव्यवस्था के लिए भी और देश के समाज के लिए भी और खास करके जो हमारा पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके लिए भी जी। तो वन नेशन वन इलेक्शन जब हम ये बोलते हैं तो एक राष्ट्र की बात करते हैं बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे अनेक चुनाव होते हैं, एक राष्ट्र अनेक चुनाव। तो मुझे लगता है कि इसी को ध्यान में रख के अभी की जो वर्तमान सरकार मोदी सरकार ने अभी अपने जिस तरीके से पार्लियामेंट में इस बिल को लेके आए और उसमें उन्होंने हमारे देश के जो पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई कि एक वन नेशन वन इलेक्शन पे एक अपना रिपोर्ट सबमिट करे ताकि उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सके। क्योंकि देखिए एक चीज हमें समझना होगा कि भारत विश्व का एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और ये विश्व का सबसे बड़ा पॉपुलेशन यहाँ पे है और जिस तरीके से हम यहाँ पे हर 6 महीने पे हर जगह चुनाव में जाते हैं उससे खर्च बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। अभी एक आंकड़ा है हमारे पास कि 1998 में जो चुनाव हुए थे उसमें लगभग 9,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे जी। और अभी 2019 में एक रिपोर्ट आया जिसमें 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो आप समझ सकती हैं कि ये जो चुनाव ऑब्वियस है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को एस्टेब्लिश करने के लिए चुनाव बहुत जरूरी है, लेकिन क्या हम हर 2 महीने पे चुनाव कराएं, हर 6 महीने पे चुनाव कराएं? लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारा जो संविधान है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस चीज को डिसॉल्व किया था और आपको याद होगा कि 1951 से लेके 1967 तक जी। इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन के तर्ज पे ही चुनाव यहाँ पे हुआ, लेकिन 67 के बाद से 356 का दुरुपयोग हुआ उस समय की जो वर्तमान केंद्र सरकार थी, जिसके चलते जो विधानसभाएं हैं वो बीच में भंग होने लगी और जिसके चलते वो जो एक रूटीन था, जो एक क्रोनोलॉजी था, वो डिस्टर्ब हुआ। तो मुझे लगता है कि अभी की जो सरकार इस चीज को जिस तरीके से लेके एक चर्चा का विषय बना रही है, समाज में इसके लिए एक अवेयरनेस चल रहा है, सिंपोजियम हो रहा है, सेमिनार हो रहा है, मैराथन किया जा रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी पॉजिटिव पहल है। अगर इसको हम भारत देश में अगर जनता को जागरूक करते हैं, जनता को इससे अवेयर करते हैं, इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव जो एस्पेक्ट्स हैं, जो मतलब विपक्ष जिस तरीके से इसको नकारात्मकता के रूप में समाज के बीच में लेके जा रहा है, मुझे लगता है कि उससे एक सार्थक बहस होगी और फिर इसको पार्लियामेंट में इस चीज को लेके इम्प्लीमेंट किया जा सकता है।
बिल्कुल। तो जब हर बार चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं उससे हर राज्य की विकास रुक जाता है, तो उस पर आपके क्या विचार हैं सर? देखिए, एक्चुअली जब एक चुनाव एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जी। और भारत देश 140 करोड़ का देश है, तो आप समझ सकती हैं कि हर स्टेट में चुनाव कराना और लोकसभा का चुनाव कराना, तो अगर आप देखिए तो स्टेट में भी जो चुनाव होते हैं तो उसके भी आंकड़े हैं कि हर एक राज्य में चुनाव कराने में मिनिमम 5,000 करोड़ और मैक्सिमम 10,000 करोड़ तक के खर्च होते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि विधानसभा के चुनाव कराने में भी खर्च होते हैं और लोकसभा के चुनाव में जो मैंने बताया आंकड़ा वो होते हैं। तो अगर इन सब चीजों को देखिए तो ये आखिर ये किसका पैसा है? ये टैक्स पेयर का पैसा है, आम जनता का पैसा है, जिसका हम मिसयूज कर रहे हैं किस चीज के लिए? सरकार चुनने के लिए। तो मुझे लगता है कि एज ए मतलब जो भी भारत के सिटीजन्स हैं उनको इस चीज को समझने की जरूरत है, क्योंकि आज भारत वैश्विक मॉडल पे चल रहा है और इससे हम निकल नहीं सकते हैं। और जो विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसमें हमको अपने जिस तरीके के जो फिजूल खर्चे हैं उसको हम कैसे कंट्रोल करें जिससे कि हम एक पॉजिटिव डेवलपमेंट मॉडल की तरफ जा सके आर्थिक रूप से। तो मुझे लगता है कि अगर इसको वन नेशन वन इलेक्शन अगर कराया जाता है तो ठीक है, इसमें कुछ चुनौतियां हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कि अगर इसको हम लागू करते हैं तो हमें आर्टिकल जो हमारा 83 है और 85 है उसमें अमेंड करने की जरूरत पड़ेगी। उसी तरीके से विधानसभा में जो हमारा 174 और 172 आर्टिकल उसमें संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी, जिसके आधार पे हम इन सब चीजों को लागू कर सकते हैं। और विश्व में इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो अभी ये इनिशियल स्टेज है और अभी सरकार ने भी इस चीज को पहल किया है। आने वाले समय में जिस तरीके से डिबेट डिस्कशन इसके ऊपर किए जा रहे हैं, जनता को अवेयर किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक पॉजिटिव रिजल्ट इसको देखने को मिलेगा। सर, जब हम बात कर रहे हैं चुनाव की तो हर एक राज्य की जरूरत अलग होती है। अगर हम एक ही टाइम पे चुनाव होता है तो क्या चुनाव एक टाइम पे कराना सही रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है इस चीज को, क्योंकि वही व्यक्ति है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक ही व्यक्ति विधानसभा के लिए वोट करता है, लोकसभा के लिए भी करता है और वहाँ की जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके लिए भी करता है जी। और भारत का जो नागरिक है पॉलिटिकली इतना मैच्योर है। आज के डेट में पॉलिटिकल पार्टी ठीक है इस चीज का नकारात्मक प्रचार कर रहे हैं कि स्टेट के इश्यूज अलग हैं, सेंटर के इश्यूज अलग हैं, नो डाउट। आज भारत से, चूंकि भारत में एक फेडरल स्ट्रक्चर है जी। और भारत एक नेशन के रूप में जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल जो उसको राइट्स मिले हुए हैं उसमें हर राज्य को भी उसमें कॉन्स्टिट्यूशनली पावर्स हैं। आप अगर स्टेट लिस्ट उठा के देख लीजिए, सेंटर लिस्ट उठा के देख लीजिए, कंकरेंट लिस्ट उठा के देख लीजिए, तो संविधान में सबके प्रोविजंस हैं। अब रही बात इलेक्शन की, तो देखिए ऑब्वियसली कि जो राज्य की सरकारें हैं उनके लोकल इश्यूज होते हैं, जो कि ऑब्वियसली कि वहां के लोकल चुनाव में उसका एक इंपॉर्टेंस होता है और हर पॉलिटिकल पार्टी इस मुद्दे को उठाती है। क्योंकि भारत में डबल पार्टी सिस्टम तो है नहीं, यहाँ पे मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है। तो इस मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में हर जैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है जिनका नेशनल एजेंडा होता है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होती है जो सिर्फ अपने हितों की बात करती है, नेशनल लोकलाइजेशन की बात करती है। तो मुझे लगता है कि इस देश की जनता बहुत समझदार है, उसे पता है कि हमें क्या करना है। क्योंकि अभी भारत में लगभग 4 स्टेट ऐसे हैं जहां पे लोकसभा और विधानसभा एक साथ किए जाते हैं, वो चाहे आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, उड़ीसा हो, सिक्किम हो। ये जो 4 स्टेट हैं ये दोनों लोकसभा और विधानसभा दोनों एक साथ होते हैं और दोनों के मैंडेट भी अलग आते हैं। ऐसा नहीं है कि केंद्र में कोई सरकार है तो उसी की सरकार वहां पे बन जा रही है, या राज्य में जिसकी सरकार है उसके केंद्र में सरकार बन जा रही है। तो इसका मतलब ये कि भारत का जो वोटर है, जो भारत का मतदाता है, वो बहुत मैच्योर है और डे बाय डे और मजबूत होते जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों का जो एक नेगेटिविज्म जो प्रचार किया जा रहा है जो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, उन्हें इन सब चीजों से बचना चाहिए। क्योंकि देखिए फाइनली एट द एंड ऑफ डे हम क्या चाहते हैं कि भारत एक पॉलिटिकल स्टेबल राष्ट्र बने, क्योंकि उसके पीछे 2-3 कारण है। देखिए आज हम जिस क्षेत्र में अपने आप को ग्रोथ करना चाहते हैं उसमें हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। और हमेशा जब चुनाव होता है तो एमसीसी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो लग जाता है और किसी भी सरकार को मैंडेट 5 साल के लिए मिलती है। और जब विधानसभा का चुनाव होता है तो एमसीसी लगने के बाद से बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रुक जाते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज हैं जिसका हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है और यहाँ पॉपुलेशन है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर इसको हम चेक करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन का जो अभी जिस तरीके से हमारे सिविल सोसाइटी में और पॉलिटिकल पार्टीज में एक डिबेट का डिस्कशन बनाया जा रहा है, अगर ये कानून बनता है तो मुझे लगता है कि भारत जो विकसित भारत बनने की जो एक प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कंसेप्ट है जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, और इसमें हर समय वो इस देश के नागरिकों से अपील भी करते हैं कि हमें 2047 में विकसित भारत बनना है। तो मुझे लगता है कि अगर इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, आने वाले चुनाव अगर एक साथ करते हैं तो जो हमारा टारगेट है उसको हम पूरा कर सकते हैं। दूसरा एक चीज मैं इसमें कहना चाहूंगा कि हमारे जितने नेबर जो नेशंस हैं, आप देख सकती हैं वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है।
और चाइना चूंकि अर्थव्यवस्था में हमसे बहुत ज्यादा मजबूत है, अमेरिका भी हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन वहाँ 2 पार्टी सिस्टम्स है। वहाँ पे 4 साल के लिए चुनाव होते हैं, हर एवरी 4 ईयर्स में, लेकिन वहाँ 2 पार्टी सिस्टम्स है। चाइना में कोई पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम नहीं है, वहाँ कोई इलेक्शन का प्रोविजन नहीं है। तो आप समझ सकती हैं कि जो हमारे नेबर कंट्रीज है, रसिया में भी आप देख सकते हैं, वहां में भी चुनाव का क्या प्रोसेस है, बिल्कुल भारत से डिफरेंट है। और लेकिन आर्थिक मॉडल पे जब हम देखते हैं तो हम तीनों से पीछे पाए जाते हैं। तो हमें लगता है कि अगर हम भी यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी करें और कोई भी सरकार एक साथ चुनाव में जाए, 5 साल के लिए विधानसभा और लोकसभा रहे, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी उसी समय विद इन 100 डेज में जो रिकमेंडेशन आए हैं उसमें अगर चुनाव कराए जाते हैं, तो मुझे लगता है कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, जो विश्व जिधर जाना चाह रहा है, तो भारत में जहां हम पीछे छूट रहे हैं, हो सकता है कि इसमें हम उसको रिकवर कर लें। क्योंकि भारत में आप समझ सकती हैं कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया इतना पेनिट्रेशन है कि हम अपने घर में भी हमें क्या भोजन बनाना है, हमें कौन सी सब्जी बनानी है, वो भी डिस्कशन करके और एक पॉलिटिकल, मतलब जैसे जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस अपना के हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जी। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में जिस तरीके से हमारी देश की जनता अवेयर हो रही है, जिस तरीके से सूचना का प्रसार हो रहा है, उसका प्रभाव पड़ रहा है, टेक्नोलॉजी का जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हो सकती हैं। और विश्व में इस तरीके के बहुत सारे देश हैं। अभी एस्टोनिया एक कंट्री है जहां पे डिजिटल वोटिंग के द्वारा उसने एक वर्ल्ड के सामने एक मैसेज, एक अपने आप को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। तो उसे भी हमारे जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें देखना चाहिए, क्योंकि हम किस तरीके से इसको डिजिटलाइज मोड में लेके जा सकते हैं, जिसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़े, मतदाता जो है वो ज्यादा से ज्यादा वोट देने के लिए निकल के आए। तो इन सारे विषयों पे काम किया जा सकता है। बिल्कुल। अगर मान लेते हैं एक सरकार आ जाती है, अगर वो बीच में गिर गए तो फिर क्या डिसीजंस लिए जाएंगे? नहीं, देखिए, बेसिकली ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट की बात हो रही है, इसी चीज के लिए बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में ये इस पे साइलेंट है। क्योंकि अभी तक जो हमारा प्रोविजन है कि अगर मान लीजिए कोई जगह किसी जगह चुनाव होता है और उस 5 साल के टेन्योर पूरा नहीं करता है और वो अल्पमत में सरकार आ जाती है या डिसॉल्व हो जाती है, तो उसके बाद से हम बाई इलेक्शन में जाते हैं। तो बाई इलेक्शन में हम फिर उसको 5 साल का टेन्योर दे देते हैं। तो मुझे लगता है कि वहीं पे संशोधन करना होगा कि जिसके चलते वो जो बाकी कार्यकाल है उसी कार्यकाल को पूरा कर सके, और फिर जिससे क्या है कि जो हमारा चुनावी जो कैलेंडर है, देखिए चूंकि हर चीज का एक कैलेंडर होता है। अब जैसे अमेरिका का आप चुनाव देख लीजिए तो उसका एक कैलेंडर फिक्स्ड है। उसी तरीके से मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में संशोधन करके देश के लोकसभा और विधानसभा चुनाव का एक कैलेंडर फिक्स करना चाहिए कि चूंकि हमारे यहाँ हर तरीके का मौसम आता है, तो किस मौसम में चुनाव कराना ठीक रहेगा, कौन सा मंथ अच्छा रहेगा, इन सारे चीजों पे डीप स्टडीज करके, क्योंकि ये एक छोटा परिवर्तन नहीं है, ये हम इससे हमारे पूरे देश का नीति निर्धारण तय होने वाला है। इसमें देश के हर राज्य का पार्टिसिपेशन होने वाला है, और क्योंकि हम जानते हैं कि हर राज्य के अपने चैलेंजेस हैं, अपने इश्यूज हैं, तो सारे राज्यों से बातचीत करके, क्योंकि देखिए ये जो रूल, ये जो अमेंडमेंट होगा उसमें आसान प्रक्रिया नहीं है। इसमें आपको एक मेजॉरिटी के साथ लेके आना पड़ेगा। दूसरा कि 50% स्टेट का सर्टिफिकेशन चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये इतना आसान भी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से अभी केंद्र सरकार सोसाइटी में जनता के बीच में लेके इसको अवेयरनेस लेके जा रही है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो राज्य सरकारें इसके विरोध में है वो धीरे धीरे हो सकता है कि इसके फेवर में आ जाएं और फिर इसको एक कानून के रूप में लागू करके, और आने वाले समय में 2029 का जो चुनाव होने वाला है उसमें हो सकता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन चुनाव हो सके। अगर मान लेते हैं इलेक्शन इस तरीके से होता है तो कहीं ना कहीं इससे लोकल मुद्दों को दबा दिया जाएगा और कुछ चुनिंदा जो फेमस फेस हैं वही दिखाई देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मुझे लगता है कि ये एक भ्रामक प्रचार है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए हर राज्य की अपनी एक प्रकृति है जी। जैसे भारत देश की एक प्रकृति है, उसी तरीके से भारत के अंदर जितने राज्य हैं उन सबकी अपनी एक प्रकृति है, सबके अपने अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, सबके अपने अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, सबके अपने अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंडे हैं, सबके अपने अपने क्लास हैं, वहां पे एथनिक्स ग्रुप्स हैं, और हर स्टेट का आप देखिए तो जो इकोनॉमिक मॉडल है वो डिफरेंट है, एक जैसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि चूंकि संविधान ने ऑलरेडी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो हैं, उन्होंने राज्य को इतने पावर दे रखे हैं कि वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कानून बना सकते हैं और अपने राज्य की जनता के लिए उसको पॉजिटिव तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कहीं से भी ये टिकने वाला नहीं है। अगर मान लेते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन आता है तो कहीं ना कहीं बड़े दलों का फायदा रहेगा और छोटे दल दब जाएंगे। देखिए, ये कहना अभी जल्दीबाजी होगा कि बड़े दल फायदे में होंगे और छोटे दल फायदे में नहीं होंगे। मैं इस चीज को मैंने अपने पहले वक्तव्य में बताया कि इस देश की जो जनता है वो बहुत ही मैच्योर है,
और पॉलिटिकल पार्टीज अगर समझते हैं कि हम देश की जनता को गुमराह कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे केस स्टडीज आ रहे हैं, जब हम रिसर्च करते हैं, जब डीप रूट्स में जाते हैं, तो जो पॉलिटिकल जो माइंडसेट है, जो पॉलिटिकल वोटर का जो बिहेवियर है, वो पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा मैच्योर है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके का सोचना कि जो बड़ी पार्टियां हैं वो छोटी पार्टियों के लिए नुकसानदायक बनेगी, मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की चीजें होंगी। क्योंकि इस देश में एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का भी हम देखते हैं कि लगभग हर राज्यों में एक तरीके से एक नए सिरे से इसका ओरिजिन हो रहा है। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है, हर राज्य की अपनी अलग अलग है, अपने जो इश्यूज हैं उस आधार पर लोग मैंडेट को लोग सपोर्ट करता है और वोट करता है। तो मुझे लगता है कि इसमें ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बड़ा ही फ्लेक्सिबल है, हमारा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इतने सारे प्रोविजन उसमें दे रखे हैं कि अगर हम कोई चीज आज के डेट में एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम उसको रिफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बाकी देश की तरह रिजिड नहीं है। तो अगर इस तरीके की चीजें अगर आने वाले फ्यूचर में अगर देखने को मिलता है तो हम उसका फिर से सुधार कर सकते हैं, रिफॉर्म ला सकते हैं। बिल्कुल। अगर मनोज सर, जैसे संविधान की जब बात आती है कि संविधान में बिना चेंजेस किए क्या ये संभव हो पाएगा कि वन नेशन वन इलेक्शन हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें संविधान में आपको चेंजेस लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि संविधान में इसका कोई प्रोविजन अभी तक दिया नहीं गया है। तो मुझे लगता है कि बिना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किए हुए आप इस जो वन नेशन वन इलेक्शन है इसको आप लागू नहीं कर सकते हैं। और इसमें 50% राज्य का रेक्टिफिकेशन चाहिए, जिसको हम बोलते हैं जो मेजोरिटी, और खास करके 2/3 मेजोरिटी के आधार पे ही हम इस चीज को लागू कर सकते हैं। जैसे देश के हर राज्य की हिस्से की समस्या अलग है, भाषा अलग है, चुनाव एक साथ कैसे संभव है सर? नहीं, देखिए, मैं फिर ये बोलता हूँ कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस में भाषा का वर्णन किया गया है जी, जो हमारी जो लैंग्वेजेस हैं उसको संवैधानिक अधिकार है। और अभी भी आप देख लीजिए कश्मीर से कन्याकुमारी, तो आपको डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट फूड हैबिट्स, डिफरेंट बिहेवियर्स, डिफरेंट लैंग्वेज देखने को मिलता है। लेकिन अभी भी हम लोग फिर भी एक है, उसी संविधान के तहत हम सारे लोग कार्य करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारत की जो जनता है, जो भारत की जो स्टेट के जो लोग हैं, वो अपने नेचुरल प्रोसेस में इन सब चीजों को इनबिल्ड कर चुके हैं। और एक तरीके से ये भारत राष्ट्र एक दिन में तो नहीं बना है। ये ठीक है, हम 1947 में इंडिपेंडेंस हमें मिली, जहां पे हमने इस पॉलिटिकल प्रोसेस को और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अडॉप्ट किया। लेकिन आप उसके पहले भी देखिए तो भारत का एक अपना बड़ा ही रिच हिस्टोरिकल ट्रेडिशन रहा है, कल्चर रहा, जिसमें हम सबको जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की बात नहीं करते हैं। ये हमारी ऐसी सभ्यता रही है। सिविलाइजेशन का अगर आप स्टडीज कीजिए, विश्व के जितने भी सिविलाइजेशन है, तो उसमें आपको दिखे कि भारत का जो सिविलाइजेशन है वो सबसे रिच सिविलाइजेशन है। ठीक है, उस सिविलाइजेशन में कुछ कमियां रही हैं, जिसको हमारे इतिहासकारों ने जिस तरीके से समाज के सामने प्रस्तुत किया, उन्हें ठीक करने की जरूरत है। अगर समाज में पहले अगर कोई चीजें गलत कुरीतियां रह गई हैं तो उसको समय के हिसाब से बदलना चाहिए, ठीक करना चाहिए, तभी जाके उस मानव समाज का और खास करके उस देश का विकास हो सकता है। मनोज सर, जब एक साथ चुनाव होगा तो हमेशा जब भी चुनाव होता है तो आचार संहिता लग जाती है। एक साथ चुनाव होने पे क्या आचार संहिता लगना बंद हो जाएगी, योजना सही से काम करेंगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब भी चुनाव होते हैं, चाहे वो राज्य सरकार की चुनाव हो या केंद्र सरकार की चुनाव हो, तो जब भी चुनाव होता है तो इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट लगना है। बेसिकली ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। लेकिन जब अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर एक साथ हम करते हैं तो उस समय एक ही बार लगेगा, और जिससे क्या होगा कि जो विकास का जो मॉडल है, जो डेवलपमेंट ग्रोथ है, उसमें जब रुकावटें आती है वो रुकावटें आने बंद हो जाएंगी। और ऑब्वियस अभी भी जब भारत में चुनाव होता है तो 7 फेजेज, 8 फेजेज, 10 फेजेज, 11 फेजेज में चुनाव होते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो उस मिशनरीज का भी जो दुरुपयोग हो रहा है, जो एक तरीके के उनके ऊपर मतलब अनवांटेड जो खर्च जो किए जा रहे हैं, उस पर भी कमी आएगी। और मुझे लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए ये इस तरीके की पहल बहुत जरूरी है। और उससे क्या है कि जो लोग भी आप समझ सकते हैं कि जब किसी विधानसभा का जब चुनाव होता है तो केंद्र सरकार के जितने मंत्रीज हैं उनके सारे मतलब मंत्रालय के सारे काम रुक जाते हैं और सारे चुनाव प्रचार में चले जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जनता ने मैंडेट दिया उन्हें 5 साल में काम करने के लिए, लेकिन वो फिर दूसरे चुनाव स्टेट के लेके चले जाते हैं। तो ये बेसिकली, और ये कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं करता, ये हर पॉलिटिकल पार्टीज करता है। तो हमें लगता है कि अब समय आ गया है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा लोकतंत्र मैच्योर हो रहा है, जैसे जैसे हमारा सिटीजन्स इन सब चीजों से अवेयर हो रहा है, तो हमें लगता है कि समय के अनुसार अपने आप को बदलना भी चाहिए। और संविधान में अगर संशोधन करने की जरूरत पड़ती है तो उसको करके इसको लागू करना चाहिए।
बिल्कुल, बार बार चुनाव होने से कहीं ना कहीं हर नेता प्रचार में लग जाते हैं, काम कम करते हैं, जैसे आपने बहुत सही बात कही है। तो सर जो चुनाव होते हैं, जैसे अब पंचायत का चुनाव हो गया या नगर पालिका का चुनाव, क्या ये भी चुनाव एक साथ ही होंगे सर? देखिए, एक चीज, इस चीज को, चूंकि संविधान में ऑलरेडी प्रोविजन है इस पे कि जो भारत का चुनाव आयोग है वो लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव कराता है। जी। तो ये चुनाव तो दोनों चुनाव आयोग के द्वारा कराए जाएंगे, और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव है वो राज्य की सरकार में, जो राज्य का जो चुनाव का आयोग है उसके द्वारा होता है। तो अभी इसमें जो रिकमेंडेशन में, जो रिपोर्ट्स में जो आए हैं, उसमें दिया गया है कि 100 डेज के अंदर में वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का भी चुनाव कराया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया अगर इस चीज को लागू की जाती है तो इसमें देखिए बेसिकली संविधान का संशोधन करना पड़ेगा, राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी, चरणबद्ध तरीके से इन सब चीजों को लागू करना पड़ेगा। चौथा, जो टेक्नोलॉजी को हम किस तरीके से यूज करके इसको और ज्यादा जनता के लिए और मतदाता के लिए इजी बना सकते हैं, तो इन सारे विषयों पे काम अगर किया जाए तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है। मनोज सर, वाकई लगता है वन नेशन वन इलेक्शन आने से लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा या कहीं ना कहीं कमजोर? देखिए, लोकतंत्र की जो मजबूती की जो बात है वो बेसिकली, देखिए लोकतंत्र क्या है, ये व्यक्ति का पार्टिसिपेशन है। और अगर किसी भी देश में जनता का पार्टिसिपेशन सरकार के कामों में या चुनाव की प्रक्रिया में अगर बढ़ता है तो इसका मतलब ये बेस्ट इंडिकेटर है कि वो पार्टिसिपेट कर रहा है। अभी आप समझिए, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। रिसेंटली आर्टिकल 370 के बाद, समाप्त होने के बाद, 35 से समाप्त होने के बाद से वहां पे जिस प्रकार से J&K में जो चुनाव हुआ और जिस प्रकार से वहां पे एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था कि वो भारत के अंग नहीं है, लेकिन वहां के लोगों ने पार्टिसिपेट किया चुनाव में और वहां चुनी हुई सरकार बनी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत है कि यहाँ की जो जनता है वो कभी भी इन सब चीजों से अलग नहीं जाने वाली है और वो लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे हर व्यक्ति का मैंडेट एक जैसा है। इस देश में अगर आप इस भारत देश के नागरिक हैं और आपका अगर वोटिंग राइट्स है तो आपका इक्वल वेटेज दिया जाता है चुनावी प्रक्रिया में, और आप उसमें किसी भी नेतृत्व करने वालों को आप चुन सकते हैं। संविधान में संगठन बनाने का राइट्स दिया हुआ है, पॉलिटिकल पार्टी बनाने का राइट्स है। तो ये जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे संविधान ने दिए हैं, हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। लेकिन अगर जहां राष्ट्र की बात आती है, जहां सुरक्षा की बात आती है, जहां आर्थिक सुदृढ़ता की बात आती है कि हम इकोनॉमिक एम्पावर कैसे करें अपने समाज में, जो भी व्यक्ति अभी तक डेवलप नहीं कर पाया, तो उस तरीके की चीजों को डेवलप करने के लिए अगर हमें इस तरीके के संशोधन करने पड़ते हैं तो हमें करना चाहिए। और इसमें जनता, मुझे लगता है कि बिल्कुल इसका पार्टिसिपेशन और बढ़ेगा, बल्कि कम नहीं होगा। अगर हम इस चुनाव को इस तरीके से प्रोसेस में करें तो मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ेगा। अगर आप विधानसभा लोकसभा का चुनाव एक साथ कराते हैं तो देखिए, ऐसे भी भारत में जो चुनाव जब होता है तो एक पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिस तरीके से लोग इसको सेलिब्रेट करता है। और विश्व के मतलब बहुत सारे ऑब्जर्व करने के लिए, यहाँ चुनाव स्टडीज करने के लिए लोग यहाँ पर रिसर्च करने के लिए आता है। तो आप समझ सकती हैं कि भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का क्या महत्व है। बिल्कुल सर। तो जैसे कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जब से ये वन नेशन वन इलेक्शन आया है तो जो राजनीतिक दल है इसका फायदा तो उठा ही रहे हैं सर। नहीं, देखिए एक चीज, देखिए इस देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का जब ओरिजिन होता है तो उस ओरिजिन होने का मतलब ये है कि उसे हाउ टू गेट पावर, हम सत्ता में कैसे आए। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर सिर्फ इसलिए आती है कि हमें जनता का काम करना है, तो मुझे लगता है कि ऐसा किसी का मोटिव नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी का बेसिक एजेंडा होता है कि हम कैसे सत्ता में हिस्सेदारी अपनी प्राप्त करें। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज इसका विरोध कर रही हैं, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है, बिल्कुल कहीं से भी फिजिबल नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन होने से जो बड़ी पार्टियां उनको बेनिफिट होगा, छोटी पार्टियों को बेनिफिट नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ये एक तरीके का भ्रामक प्रचार है और देश की जनता इस चीज को समझ रही है। तो ये एक अच्छी पहल होगी भारत सरकार की तरफ से अगर ये लागू होता है। अगर मनोज सर बात करते हैं चुनाव आयोग की, तो जब वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो चुनाव आयोग का काम कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? नहीं, देखिए ऑब्वियसली कि जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो इसमें जो भी मिशनरीज हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन हो या पुलिस हो या जो हमारे पैरामिलिट्री के फोर्स हैं, जो रिजर्व सीआरपीएफ के जो जवान हैं, क्योंकि इसमें इवन स्कूल के जो हमारे जो टीचर्स हैं, इन सबकी जिनकी भूमिका है, ये इनको और अकाउंटेबल बनाने की जरूरत पड़ेगी, इन्हें ट्रेंड करने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि देखिए, अब पहले क्या था कि आप लोकसभा का चुनाव एक बार कराते थे, विधानसभा का अलग कराते थे। जब आप तीनों चुनाव एक साथ कराने की जब बात होगी तो मुझे लगता है कि इनको और एम्पावर करने की जरूरत होगी, इनकी मैन पावर की संख्या बढ़ाने की जरूरत होगी। हमारे जो ईवीएम जो मशीन्स हैं
उसकी संख्या और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आप हर बूथ पे आपको 3 तरीके का ईवीएम रखना पड़ेगा, एक लोकसभा के लिए, एक विधानसभा के लिए और एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। तो ये ऑब्वियस है कि ये शुरुआत में सरकार को इन सारी चीजों पे स्टडीज करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, जहां उनकी कमियां है उसको इंप्रूव करने के बाद ही इस चीज को लागू कर पाएंगे। लेकिन भारत आज की डेट में सक्षम है, भारत सरकार सक्षम है इन सब चीजों को लागू करने के लिए, कि भारत के पास जो मैन पावर है उस मैन पावर को यूटिलाइज करके इस चीज को बड़े ही अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकता है। बिल्कुल। तो क्या मनोज सर, महिलाओं और जो हमारे युवा हैं उनकी भागीदारी बढ़ेगी या घटेगी सर? देखिए, अगर आप 1951 से चुनाव को देखें भारत में, तो आप डे बाय डे देखेंगे तो इसमें यूथ का और महिला का पार्टिसिपेशन हर चुनाव में बढ़ते गया है। और भारत में जिस तरीके से मेल और फीमेल का जो पॉलिटिकल वोटिंग राइट्स है, वो आप देखिए तो विश्व में सबसे पहले भारत में ही उनको इक्वल राइट्स दिया गया। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की प्रक्रिया अपनाने से महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, युवाओं का भी पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, और जिस तरीके का सूचना आज हम सब के पास पहुंच रही है उसका बेनिफिट्स भी मिलेंगे। लेकिन हाँ, हमें एक जिस तरीके का एक फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है, जो साइबर के द्वारा किस तरीके से एक गलत न्यूज प्रसारित किया जा रहा है, तो इन सब चीजों को भी बचने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, जिससे कि जो नेगेटिव ताकतें हैं, जो नेगेटिव फोर्सेज हैं, जो भारत को राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से डीस्टेबल करना चाहते हैं, उनको हम कैसे चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू होता है तो इससे क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं उनकी पहचान खत्म हो जाएगी सर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इस देश में चूंकि देश जो है मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम का जी बिल्कुल सर। इस देश में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय दल हैं, और सबका अपना अपना एक वोट बैंक है। ये जितने भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो लोकल इश्यूज के आधार पे वहां पे एस्टेब्लिश्ड हुई हैं। आप अगर इतिहास उठा के देख लीजिए, अगर आजादी के बाद से देखिए तो पहले तो कांग्रेस ही सिर्फ एक पार्टी थी, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से रीजनल पार्टीज का उदय हुआ या ओरिजिन हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि आज वो धीरे धीरे प्राइवेट फैमिली पार्टी के रूप में कन्वर्ट हो गई। मैक्सिमम रीजनल पार्टी भारत में, एक दुर्भाग्य है, भारत के लोकतंत्र के लिए एक दुर्भाग्य है कि रीजनल पार्टी रीजनल एस्पिरेशन को लेके आगे बढ़ी। उन्हें वहां की जनता ने उन्हें मैंडेट भी दिया, उन्हें सत्ता में भी बैठाया, लेकिन बाद में वो एक सिर्फ परिवार तक ही सीमित हो गए। अगर आप एग्जांपल देखना चाहे तो बिहार में देख सकती हैं, यूपी में देख सकती हैं, जेएंडके में देख सकती हैं, इवन साउथ के जितने स्टेट्स हैं जहां जहां रीजनल पार्टी है। तो मुझे लगता है कि इस देश की जो जनता है, जो वोटर, इस चीज को बड़े अच्छे से समझ रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से जनता और खास करके मतदाताओं में जो एक अवेयरनेस हो रहा है, वो लिगेसी जो पॉलिटिकल पार्टियां रही हैं, जिन्होंने सिर्फ फैमिली के आधार पे आगे उसको बढ़ाया, मुझे लगता है कि वो कमी आएगी। क्योंकि आज का जो यूथ है, आज का जो युवा है, वो इन सब सारी चीजों को बड़े गहनता से देख रहा है और समझ रहा है, क्योंकि अब वो गुमराह नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि वैसे पार्टियों को दिक्कत होगी अगर वो सबको उसमें लीडरशिप में मौका देते हैं, सबको अपॉर्चुनिटी देते हैं, और जब चुनाव में पार्टिसिपेशन करते हैं। आप जैसे देखिए, अभी एग्जाम्पल्स, अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में कहा कि आज तक के इतिहास में एक ऐसा फैमिली संसद में बैठा हुआ है जिसके घर से 3 सांसद हैं, एक ही घर से। तो आप समझ सकते हैं कि उनका इशारा किस तरीके का था। तो क्या लोकतंत्र में यही होगा कि एक ही पॉलिटिकल पार्टीज के सारे लोग रहेंगे? तो मुझे लगता है कि देश की जनता इस चीज को समझ रही है, और आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में आपको इसका मैंडेट के रूप में जरूर असर देखने को मिलेगा। लेकिन जो भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज अगर नेचुरल कॉज को उठाएंगी, जो लोकल इश्यूज हैं उसको लेके चलेंगी, तो मुझे लगता है कि जनता उन्हें समर्थन करेगी। बिल्कुल। तो मनोज सर, आपकी मैं इसमें राय जानना चाहूंगी कि अगर जनता से राय लेकर अगर ये सिस्टम लागू किया जाए तो? नहीं, देखिए, ऑब्वियसली कि जनता से राय लेने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको एक चीज देखना होगा कि भारतीय संविधान में रेफरेंडम का यहाँ पे व्यवस्था नहीं है कि हम रेफरेंडम कराएं किसी भी चीज पे। और भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जब जनता एक बार मैंडेट दे के संसद में अपने प्रतिनिधित्व को भेज देती है, तो ये संसद का काम होता है, क्योंकि वहां पे इनडायरेक्ट रूप से वो जनता को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और अभी जिसकी मेजोरिटी केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में जिसकी होती है, अगर वो कानून बनाता है तो जनता उस चीज को एक्सेप्ट करती है। क्योंकि भारत में ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है कि जनता के द्वारा जो मतदान किया जाता है उसके आधार पर उसके जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, और वो देश हित में, समाज हित में जो भी पॉलिसीज बनाते हैं, तो जनता उसके सपोर्ट में खड़ी होती है। तो मुझे लगता है कि पार्लियामेंट ही इसका मेन जगह है जहां से इस चीज का अमेंडमेंट किया जा सकता है। और पार्लियामेंट जब इसको अमेंड करेगी, फिर उसके बाद से राज्य सरकारों का जब इस पर रेक्टिफिकेशन आएगा, तो ये कानून बन के लागू हो जाएगा, और फिर देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन होंगे।
बिल्कुल सर। तो क्या सिर्फ लोकसभा विधानसभा के लिए ये लागू होगा या बाकी चुनावों के लिए भी लागू होने वाला है? नहीं, देखिए इस देश में तो 3 ही चुनाव होते हैं, जी। लोकसभा, विधानसभा और तीसरा आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। हाँ जी। तो वन नेशन वन इलेक्शन में जो भारत का जो चुनाव आयोग है वो लोकसभा राज्यसभा को एक साथ कराएगा और राज्य सरकार आने के बाद से उसको 100 डेज का जो समय दिया गया है उसमें 100 डेज के अंदर उनको वहां के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की चुनाव कराने हैं और बाकी जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है वो जो प्रक्रिया है जो प्रोसेस है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं उसी प्रोविजन के आधार पर किए जा सकते हैं। मनोज सर, अगर वन नेशन वन इलेक्शन आता है, ये सिस्टम लागू होता है तो क्या पारदर्शिता ज्यादा रहेगी? देखिए ये वन नेशन वन इलेक्शन को अगर हम देखें तो सैद्धांतिक रूप से ये बहुत ही अच्छा दिखता है, लेकिन अभी आज के स्थिति में जो व्यवहारिक है उसमें जिस तरीके से इसके पीछे केंद्र सरकार काम कर रही है और आने वाले समय में और भी देखिए कि इसमें क्या क्या मेजर स्टेप लिए जाते हैं, अगर वो सारी चीजें सुधार किए जाते हैं और संविधान में संशोधन किए जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। चुनौतियां भी हैं, ऐसा नहीं है कि चुनौतियां नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार के पास इतनी सारी शक्तियां हैं, इतने सारे रिसोर्सेज हैं, अगर उसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से किया जाए, एक न्यूट्रल कमिटी बना के इसको इम्प्लीमेंटिंग के लिए उसमें जो क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं, जो हमारे राज्य सरकारों के लिए जो अभी आज के डेट में उन्हें लगता है कि हमारे लिए ये ठीक नहीं है, अगर उनके जो ग्रीवांसेस को हम दूर कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि बड़े अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। बिल्कुल। और जो जनता हमें सुन रही है, सबसे बड़ी बात होती है कि उनको आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं जब वन नेशन और वन इलेक्शन की बात आती है तो अपने पार्टीज को लेके खड़े हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक चीज तो मैं कहना चाहूंगी, जो भारत देश की जो जनता है, जो भारत की जो नागरिक है वो बहुत ही मैच्योर है। आप उसकी मैच्योरिटी पे, उसकी समझ पे, उसके पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन मार्क कोई नहीं खड़ा कर सकता है। और आप अगर पिछले 75-77 साल का इतिहास देख लीजिए, राजनीतिक चुनावी इतिहास, तो उसमें जनता ने मैसेज दिया है, मैंडेट दिया है। तो इसीलिए ये समझना कि देश की जनता को हम गुमराह कर लेंगे, जो भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा सोचता है, तो मुझे लगता है कि उनका भ्रम है, क्योंकि भारत डे बाय डे मजबूत हो रहा है और भारत 140 करोड़ की जो ये संख्या है, जिस तरीके से हम निकल के आज यहाँ तक पहुंच के आए हैं और जिस प्रकार का वर्तमान नेतृत्व हमें मिला हुआ है और जिस तरीके से सूचना और खास करके टेक्नोलॉजी का विस्तार हर जगह पे हो रहा है, तो मुझे लगता है कि जनता को गुमराह कर पाना बड़ा मुश्किल होगा और ये चीजें जनता के हित में है। जनता इस चीज को समझ भी रही है। अब ऑब्वियस है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज एक कैंपेन चलाती हैं, अवेयरनेस करती हैं, तो इसमें सरकार का, इंस्टीट्यूशंस का, जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, इन सबको निकल के आना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र का विषय है। इससे हमारी फ्यूचर हमारा इस पर टिका हुआ है, क्योंकि हमारे जो वैश्विक परिदृश्य में देखिए तो हमारे सामने चाइना खड़ा हुआ है, रसिया है, अमेरिका है। तो इस तरीके की जब शक्तियां, आर्थिक शक्तियां बन के उभर रही हैं, तो भारत को भी इसमें देखना होगा कि हम कैसे अपने आप को विश्व के अर्थव्यवस्था में उस श्रेणी में लेके आए। तो उसके लिए जहां जहां पे भी उन्हें लगता है कि हमें रिफॉर्म करने की जरूरत है, चाहे वो जुडिशियरी हो या ब्यूरोक्रेसी हो या विधायिका हो, इन सब जगह पे सरकार को और जनता को मैंडेट के हिसाब से इन जगह पे रिफॉर्म करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो भी देश या जो समाज समय के अनुसार अपने आप को रिफॉर्म नहीं करता है, वो शायद आने वाले समय में या तो उसका एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाता है या फिर वो उस नक्शे से समाप्त हो जाता है। तो अगर हम अपने फ्यूचर को ध्यान में रखना चाहते हैं, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसका अगर हम फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं कि विश्व में भारत का एक एग्जिस्टेंस बना रहे, तो हमें लगता है कि समय के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें जो भी संवैधानिक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया को अपनाते हुए हमें इन सब चीजों को रिफॉर्म करके चेंज करना चाहिए और जहां अगर कमी होती है तो फिर उसको दोबारा रिफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि ये भारत की लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। अगर एक साथ चुनाव सफल हो जाते हैं तो क्या ये हर 5 साल के लिए लागू रहेगा सर? बिल्कुल। जब ये वन नेशन वन इलेक्शन अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है और एक कोई डेट फिक्स हो के जब चुनाव होता है, तो चाहे केंद्र सरकार हो या विधानसभा की, राज्य की विधानसभा की सरकारें हो, वो उनका टेन्योर 5 साल का होता है। वो 5 साल एग्जिस्ट करेंगे और उस 5 साल में उस राज्य का और उस अपने जो नागरिक हैं उस स्टेट के, उनके लिए डेवलपमेंट एजेंडा बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, उसका इम्प्लीमेंटिंग करेंगे। उससे उन्हें भी समय मिलेगा। जो बार बार चुनाव में जाने से उनका जो समय का जो मिसयूज होता है, वो मुझे लगता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। और रही बात दूसरा, अगर कहीं पे इस तरीके की चीजें घटती हैं कि अगर सरकार गिर जाती है, तो उसमें प्रोविजन ऐसा होना चाहिए कि जो बाई इलेक्शन हो उसका कार्यकाल, जो बची हुई कार्यकाल है, उसी के तहत उनको फिर से उतना समय देना चाहिए, न कि फिर से 5 साल के लिए देना चाहिए। तब जाके हम फिर से इस
ये जो हमारा जो क्रोनोलॉजी बनेगा तब उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अदरवाइज तो फिर वही पुरानी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि 1951 से 1967 तक तो चला ही एक साथ, लेकिन 67 के बाद से जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अपने फायदे के लिए 356 का दुरुपयोग किया और दुरुपयोग करके ये सारे जो चुनाव का जो साइकिल था उसको डिसऑर्डर कर दिया, तो मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहीं पे करने की जरूरत है, जिससे कि अगर बीच में कोई सरकार चली जाती है या अल्पमत में आ जाती है तो उस समय जो बची हुई जो उसका टेन्योर है उसी समय के लिए उसका चुनाव कराना चाहिए। ओके, तो जैसे वन नेशन वन इलेक्शन को लेके आपका मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। आज हमने सारी कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड ही बात की है। सिर्फ एक वोटर, आप भी वोटर हैं, मैं भी वोटर हूँ, जो हमारी जनता है उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि भारत जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया जिस तरीके से अडॉप्ट किया और इतने सारे चैलेंजेस के बाद हम 75-77 साल में जिस तरीके से डे बाय डे अपने सारे इंस्टीट्यूशन को मजबूत किया है, और उसमें ऐसा नहीं है कि कमियां नहीं है, कमियां है, लेकिन उस कमियों को हम दूर कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, गुड गवर्नेंस का सिस्टम को हम एक्सक्यूट कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ नकारात्मक चीजें हुई हैं, अब बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हुई हैं। महिलाओं को जिस तरीके से हम एम्पावर कर रहे हैं, जिस तरीके से हम पॉलिसीज बना रहे हैं जिसमें हम उस अंतिम व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि आज की रिक्वायरमेंट है। और आज का जो जनता है, जो आज के देश की जो जनमानस, वो बहुत ही एस्पिरेशनल है। वो चाहती है कि हमारे जनता के देश के डेवलपमेंट में, देश के अर्थव्यवस्था में हमारी भूमिका कहाँ है। तो ये सरकार का ड्यूटी बनता है, ये सरकार का, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो कि हम अपने नागरिकों को किस तरीके से उस राज्य के इकोनॉमी में, उस देश के इकोनॉमी में उसको हम कैसे पार्टिसिपेट कराएं, उसको कैसे हम स्टेक होल्डर्स बनाएं, जिससे उसका अपना इनपुट आए और फिर उसके बाद आउटकम निकले। तो अगर इस तरीके का अगर समाज बनता है तो मुझे लगता है कि भारत का जो एक ड्रीम है कि आने वाले 2047 में जो विकसित भारत बनने की जो एक संकल्प लिया गया, जो एक प्रयास है, मुझे लगता है कि वो तभी जाके सार्थक हो पाएगा। बिल्कुल। तो सर, एक निजी जनता के तौर पर मेरा एक सवाल है, जो हमारे देश का जो नेता होता है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं इस चीज से बहुत ही मतलब एग्री करता हूँ, क्योंकि आज जिस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है, और इवन आप एक सिंपल, अगर आप एक चपरासी की भी नौकरी जाते हैं तो उसमें भी आपको एक क्वालिफिकेशन चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन लोगों ने जब संविधान बनाया, क्योंकि देखिए भारत, आज का भारत और आज से 77 साल पहले के भारत में बहुत सारे अंतर है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे इस पे भी एक पब्लिक डिबेट, ओपिनियन बनाना चाहिए। और ऑब्वियसली कि लोकतंत्र में जनता जो चाहती है, जनता जो मुद्दा बना लेगी, पॉलिटिकल पार्टीज को उसको मानना ही पड़ेगा। और जब जनता का कोई मुद्दा बन जाता है और जो पॉलिटिकल पार्टी उसको हैंड होल्डरिंग करती है, वो सत्ता में वही आती है। तो इस तरीके का जो विषय है आज जो उठाया जा रहा है कि जो पॉलिटिकल जो लोग हैं उनका क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, उन्हें किस तरीके से हम जनप्रतिनिधि का उनको कार्य दे सौंपते हैं, तो इन सब सारी चीजों पे आज आप देख सकते हैं कि तरह तरह की एजेंसीज हैं जो इस पे काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका भी सोल्यूशन जरूर निकल के आएगा, क्योंकि और ऑब्वियस है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, तो इसमें देश की जनता अगर इस चीज को चाहती है कि लागू हो तो इसे एजेंडा बनाना पड़ेगा। और एजेंडा बना के अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो देश की सरकारें हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि देखिए सर, हमेशा एक सवाल आता है जो आज की जनरेशन है उसका रहता है कि जब हम किसी की भी एक लड़की की शादी करने जाते हैं तो लड़के की पूरी डिटेल निकालते हैं, इसकी क्या क्वालिफिकेशन है और सारी चीजें देखते हैं, फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, एवरीथिंग। जब हम देश की बात करते हैं, एक पार्टी के चुनाव की बात करते हैं, उसे चुनना होता है, तो क्या उसके बैकग्राउंड की बात नहीं करनी चाहिए? क्या उसके जितने भी उनमें हमारे नेता हैं जो खड़े होते हैं, तो उनकी क्वालिफिकेशन और साथ के साथ अगर जो पार्टी आ रही है, मैनिफेस्टो जो बनाती है, अगर वो पूरा नहीं कर पाती है तो उसके लिए भी कोई नहीं, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि आज बहुत सारे देश में ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि चुनाव में जाने के पहले वो बरसाती मेढक की तरह के एजेंडे अपने मैनिफेस्टो में डाल देते हैं, बहुत सारे सपने दिखाते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, और एंड में कुछ नहीं होता। तो ऐसी पार्टियों के साथ क्या करना चाहिए उन्हें चुनाव से? नहीं, बिल्कुल, इसमें चुनाव आयोग को कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज है जिसके ऊपर भारत सरकार का एक मतलब टैक्स पेयर का मनी एक्सपेंड होता है और आपको एक लीगलाइजेशन किया जाता है, तो मुझे लगता है कि इसमें चुनाव आयोग को आगे आना चाहिए और चुनाव आयोग कंडीशन लगाए कि अगर आप मैनिफेस्टो में या कोई भी इस तरीके का
कमिटमेंट करते हैं या मैनिफेस्टो में अपने एजेंडे को लेके आते हैं और सरकार में अगर आप जब आते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करें, न कि सिर्फ जनता को गुमराह करें। और उसमें ये भी देखना होगा कि वो किस तरीके का एजेंडा लेके आ रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में आपके सामने देख सकते हैं बहुत सारी सरकारें क्या है कि फ्री का एक कंसेप्ट लेके आए हैं, जो कि तुरंत तत्काल में तो देश की जनता को अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखिए तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए वो बहुत ही चैलेंजिंग हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किस प्रकार का एजेंडा लेके आए जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हम आगे बिना कोई देश के हानि किए हुए हम उस चीज को एक्सक्लूड कर सके। क्योंकि देखिए रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। अगर आप भारत के रिसोर्सेज की बात कीजिए या वर्ल्ड के रिसोर्सेज की बात कीजिए तो एवरीवेयर रिसोर्सेज हैज बीन लिमिटेड। तो हम उस रिसोर्सेज का अगर ऐसे मिसयूज करेंगे, ऐसे फ्री में उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो मुझे लगता है कि एक तरीके से कहीं ना कहीं हम देश को खोखला करेंगे। हाँ, ऑब्वियस है कि भारत एक वेलफेयर स्टेट है जहां जिसको जो नीडी पर्सन है, जिसको जरूरत है, उसको वो सारी सुविधाएं जरूर मिलनी चाहिए, वो देनी चाहिए ताकि वो मेन स्ट्रीम में आ सके, न कि सिर्फ हम पॉलिटिकल मैंडेट लेने के लिए इसका मिसयूज करें। और इसका एग्जांपल आप दिल्ली की सरकार में इसके पहले 10 साल से एक आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही थी, आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली की जनता को उन्होंने मूर्ख बनाया, हर लेवल पे मूर्ख बनाया, चाहे वो शिक्षा के लेवल पे हो या उनका जो क्लिनिक यमुना को लेके था, और इवन यमुना की सफाई को लेकर, ऐसे बहुत सारे तमाम अभी धीरे धीरे बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है। तो दिल्ली की जनता ने उन्हें 2 बार मैंडेट दिया और पूरा मैंडेट दिया, लेकिन वो जनता के विश्वास पे खरे नहीं उतरे और जनता ने आज उन्हें रिजेक्ट कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि हमें जनता के बीच में कौन से मुद्दे लेके जाने चाहिए, किस तरीके से हम उनका ग्रोथ कर सकते हैं जिससे कि इस देश का, इस राष्ट्र का और उस व्यक्ति का विकास हो सके। बिल्कुल। आपके हिसाब से एक नेता के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? नहीं, देखिए, सबसे पहले नेता का क्वालिटी तो ये होना चाहिए कि वो जोड़ने वाला होना चाहिए, न कि तोड़ने वाला होना चाहिए। क्योंकि समाज, कोई भी समाज जब बनता है या कोई भी राष्ट्र बनता है तो व्यक्ति से बनता है, और व्यक्ति अगर अच्छा व्यक्ति होगा, पॉजिटिव चीजें रखेगा, जब वो समाज को जोड़ेगा तभी जाके वो नेशन का कंसेप्ट बिल्ड हो सकता है। और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और जो हमारे संविधान की जो हमारी जो मूल संरचना है उसको फॉलो करने वाला होना चाहिए, और एक को एग्जिस्टेंस होना चाहिए कि चूंकि भारत में बड़ा ही डाइवर्सिटी है, तो इस डाइवर्सिटी में आप सबको कैसे एक साथ लेके चल सकते हैं, ये जरूर उसके अंदर होना चाहिए, जिससे कि समाज में एक शांति व्यवस्था बनी रहे और एक दूसरे को इक्वल रिस्पेक्ट करे और नेगेटिविज्म नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के जो लोग भी करते हैं वो ऑब्वियस है कि भारत की जनता उन्हें मैंडेट भी देती है और उन्हें जहां पहुंचाना है पहुंचाती भी है। बिल्कुल। तो जैसे सर, अगर हम डॉक्टर की बात करते हैं तो डॉक्टर अपनी क्वालिफिकेशन और एग्जाम दे के डॉक्टर बनता है, एक IAS अधिकारी भी है, तो वो भी अपने प्रॉपर जो एक प्रोसेस है उसमें चलता है। क्या एक नेता के लिए कोई एग्जाम नहीं होना चाहिए, एक पर्टिकुलरली पढ़ाई नहीं होनी चाहिए? नहीं, देखिए, एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफर करूंगा, क्योंकि ये एक एजुकेशन बेसिक क्राइटेरिया तो होना चाहिए, लेकिन चूंकि हमारा संवैधानिक प्रक्रिया है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे देखिए चुनाव में जाना भी इतना आज के डेट में आसान काम नहीं है। जब आप किसी भी विधानसभा हो या लोकसभा हो या इवन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का चुनाव, जब आप नॉमिनेशन करते हैं तो वहां पे जनता के बीच में अगर आपकी पहुंच नहीं है, जनता के बीच में आपका पेनिट्रेशन नहीं है, जनता के बीच में आपका एक्सेप्टेंस नहीं है, तो आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज 365 दिन काम करती हैं, और आपको बहुत सारे ऐसे भी लोग मिलते हैं जो इंडिपेंडेंट चुनाव जीत के आते हैं। तो भारत का संविधान ऐसा कहीं से बाउंड नहीं करता है कि आप किसी पॉलिटिकल, जनता जिसको मैंडेट देगी वो जीत के आएगा। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारत का जो लोकतंत्र है और जो भारत का जो मतदाता है वो जैसे डे बाय डे अवेयर हो रहा है, मजबूत हो रहा है, तो ये इस तरीके की चीजें धीरे धीरे समाप्त होगी और अच्छे लोग राजनीति में आएंगे, क्योंकि ऑब्वियस है कि अच्छे लोगों को आना चाहिए। और मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं अपील भी करना चाहूंगा कि समाज में जो लोग भी अच्छे लोग हैं, जिन्हें लगता है कि हम समाज में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, सोसाइटी में सर्विस दे सकते हैं, तो उन्हें राजनीति में आना चाहिए। और अभी देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से घोषणा किया था कि हम आने वाले समय में 1 लाख युवाओं को भारतीय राजनीति में जोड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये एक देश के प्रधानमंत्री के रूप में कहना
और मोदी जी की खासियत थी कि जो चीज कहते हैं उसको करते हैं। और उन्होंने अभी तक इस चीज को प्रूफ किया है। अगर हम किसी भी व्यक्ति का जब कंपैरेटिव स्टडीज करते हैं तो उसके स्टेटमेंट, उसकी कथनी, उसकी करनी, तो जिस प्रकार से वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने और अभी देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर आप उनका पूरा राजनीतिक यात्रा देखिए तो उन्होंने जो जो चीज कहा है उसको इम्प्लीमेंट किया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही मतलब माइलस्टोन मैसेज है देश के युवाओं के लिए कि अगर आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में जो उन्होंने लाल किला की प्राचीर से बोला है, अगर उसको हर पॉलिटिकल पार्टीज इम्प्लीमेंट करता है, उसको एक्सिक्यूट करता है, तो इस देश का जो लोकतंत्र है और भी बहुत मजबूत होगा। एक नया आपको भारत का संसद देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि उस कड़ी में अभी की जो केंद्र सरकार है वो एक पॉजिटिव रूप से काम कर रही है। बिल्कुल। तो सर, हमारी जो ऑडियंस है हमें देख रही है, उसके लिए कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके ऑडियंस के यही मैसेज देना चाहूँ कि भारत में चूंकि एक प्रोपेगेंडा और एक नैरेटिव, ये हमें हर जगह पे दुष्प्रचार किया जाता है जी। तो जो देश के नागरिक हैं, क्योंकि आज की डेट में इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा आ गया है हर जगह पे, चूंकि ये टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड हो गया है, तो लोग उसका सहारा ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें उन्हें सही चीजों को देखना चाहिए कि पॉजिटिव क्या चीज है, जो गलत चीज है उससे हम कैसे बच सकते हैं। क्योंकि एक अच्छा समाज तभी निर्माण हो सकता है जब एक अच्छा सोच डेवलप हो सके। तो हमें अपनी सोच को देश हित में रखना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट में रखना चाहिए और सोसाइटी के हित में रखना चाहिए। तो इसके लिए हमें इन नकारात्मक चीजों से बचना चाहिए और देश के विकास में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, देश के आर्थिक विकास में हम क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। देश में कोई भी काम करना छोटा या बड़ा नहीं होता, तो इसलिए कोई भी नेशन जब बनता है तो उसमें हर व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन है, उस हर व्यक्ति का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से चीजों को हम आगे करते हैं तो भारत का जो लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, जो भारत का जो बनने वाला जो अभी एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव हम देख रहे हैं, वो बहुत ही सकारात्मक और सार्थक होगा। अगर मान लेते हैं सर, जो हमारी ऑडियंस है आपको देख रही है, सबसे बड़ी बात आती है कि हम चर्चा किसके साथ कर रहे हैं तो उन्हें पता चल गया है। अगर वो आपसे मिलना चाहते हैं डिजिटल मीडिया के थ्रू, तो वो किस तरीके से आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे आपसे मिल सकते हैं? देखिए, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, दयाल सिंह कॉलेज में। मैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में हूँ और चूंकि मैं जब स्टूडेंट जब था तब भी मैं सोशल एक्टिविज्म और इस तरीके के जो भी इशूज थे उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। और उसका मुझे लगता है कि भारत के हर छात्र को सोशल एक्टिविज्म करना चाहिए। बिल्कुल सर। क्योंकि सोशल एक्टिविज्म, चूंकि भारत का जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें अगर आप एक्टिविज्म नहीं करते हैं, वो चाहे कोई भी इशूज कुछ भी हो सकता है, तो मुझे लगता है कि उससे एक आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, समाज में किस तरीके की डिफरेंसेज है उसको जानने का मौका मिलता है, लोगों को समझने का मौका मिलता है। तो इसके आधार पे हम अपना एक सोच डेवलप करते हैं और जब हम सोच डेवलप करते हैं तो वही सोच हमारा विचार बनता है और वही विचार जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे लिए आइडिया बन जाता है और फिर हमारे लिए वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव के रूप में काम करता है। तो मुझे लगता है कि इन सब सारी चीजों को ध्यान में रख के काम करना चाहिए। तो जो भी हमारी ऑडियंस है, सबसे बड़ी बात आती है कि जब हम चर्चा करते हैं, आपने हमारी कोई रील देखी है या आप हमारी इस चर्चा को कंटिन्यू देखना चाहते हैं, राजनीति से रिलेटेड है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो हमारे देश से रिलेटेड आते हैं, तो हम सर के साथ उसे कंटिन्यू करते ही रहते हैं, उन पर चर्चा करते रहते हैं, क्या सही है क्या गलत है। तो हर एक व्यक्ति की मन में आ रहा हो कि हम इन सारी चर्चा को कहाँ जाके देखें, तो आप जाइए द अपीलिंग भारत, यूट्यूब पे सर्च करिए, आपको वहां पे ये हमारा चैनल मिल जाएगा। और जो हम जो चर्चा कर रहे हैं राजनीति से रिलेटेड है, हमारे भारत के पड़ोसी देशों का किस तरीके से रवैया है, हमारे देश के मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री कैसा रिएक्शन दे रहे हैं या क्या करने वाले हैं इन फ्यूचर में, उन सारी चर्चाओं को हम अपने इस चैनल के माध्यम से अपनी जनता को बताते हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आपके भी दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, किस तरीके से अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो कैसा माहौल रहेगा, राजनीति जो पार्टियां वो कैसा रिएक्ट करेंगी, ये बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं। तो उन सवालों को अपने दिमाग में मत रखिए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपने विचार कमेंट में डालिए, साझा करिए और उन सारे कमेंट्स को पढ़ के अगर हमें लगता है कि बहुत ज्यादा कमेंट आ गए, यहाँ पे बहुत ज्यादा सवाल हमसे पूछे गए, तो हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि फिर से वन नेशन वन इलेक्शन पे एक पॉडकास्ट किया जाए, उनके सवालों को लिया जाए। तो कहीं ना कहीं हम तो वही जनरल जनता की बात कर रहे हैं, पर लोगों के पास अपने विचार हैं, जैसे आपने कहा था विचार है तो आइडिया बनेगा, तो अपने आइडिया को कमेंट बॉक्स में डालिए और प्लीज इस पॉडकास्ट को जितना ज्यादा हो जाए
शेयर कर दीजिए। आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये विषय सबका जानने का विषय है। ये आप तक सीमित नहीं रहना चाहिए, हर किसी को इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए, जानना चाहिए कि हमारा देश अब किस तरफ जा रहा है। विकसित देश बनाना है तो फर्ज आपका भी है कि आपको किस तरीके से आगे लेके जाना है। तो आपका काम है बस शेयर करना, हर किसी को इसके बारे में पता चले कि इस तरीके की सरकारें आ रही हैं, कैसे अपनी सरकार काम कर रही है, हमारा देश किस तरीके से काम कर रहा है। और मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राधे, राधे राधे।